हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स साप्ताहिक। यहां संक्षेप में हम लोग पूरे सप्ताह का एक बार रिवाइज करते हैं। तो दिसंबर आखिरी सप्ताह का है ये, उसके आसपास का। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज लेते हैं कंटेंट। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड कंटेंट लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि 2023 का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है देखिए ज़रूर, आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और PDF भी मिल जाएगा, मेंबरशिप लेना होता है उसके लिए। तो शुरू करते हैं राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, बाइडेन के इनकार के बाद, बाइडेन कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके इनकार के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का चीफ गेस्ट बनाया है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। तो वो चीफ गेस्ट होंगे इस बार के। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है और ये छठी बार होगा, 6th टाइम्स होगा जब फ्रांसीसी टॉप लीडरशिप जो है ना वो चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। ओके, और अगर सवाल हो कि 26 जनवरी 2023 को कौन थे चीफ गेस्ट, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड यानी IPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान रखा गया है? आंसर होगा इसका भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, इंग्लिश में भी इसको भारतीय न्याय संहिता ही लिखेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे कि इंडियन जस्टिस कोड, ऐसा नहीं कहेंगे। ओके, तो जो विधेयक जो पास हुआ संसद से, बाद में हालांकि राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिया है इस पर और जल्द ही इस पर जो है ना सरकार टोटल फैसला लेगी कि कब से लागू होगा। हालांकि दिसंबर 2024 से इसको लागू करने की बात है। विधेयक का क्या नाम था यानी बिल का? तो भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023 था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है इसके ज़रिए। पहली बार छोटे मोटे जो अपराध हैं जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी, उन सब के लिए 24 घंटे की सज़ा या फिर 1000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, जैसे अमेरिका, UK में ऐसा होता है। ठीक है, ताकि वैसे जेल को तो माना जाता है कि सुधार गृह है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ ट्रेनिंग हो जाती है। तो छोटे मोटे अपराध में ही सामुदायिक सज़ा दे दी जाए कि आप गरीबों को मदद कर दो, सेवा कर दो, इस तरह के काम। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ चेंजेज हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल, जो ये संहिता जब डिटेल आएगा ना उसके बाद मैं इस पर और भी विस्तार से बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए, 3 जो कानून हैं ब्रिटिश समय के, हालांकि जब भारत गणतंत्र हुआ था तो उस समय काफ़ी उसके चेंजेस भी किए गए थे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में, तो सबको अब यहाँ पर चेंज किया जा रहा है फिर से। तो क्वेश्चन ये होगा, संसद में पारित विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? आंसर होगा इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। ठीक है, क्या कहेंगे? BNSS। देखिए, ये जो CRPC या फिर BNSS जो होता है वो कोई भी अपराध होने के बाद उसके बाद पुलिस को या अदालत को क्या कार्रवाई करनी है, किस किस तरीके से कार्रवाई करनी है, ये सब पूरा लिखा होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये प्रावधान है इंपॉर्टेंट कि ट्रायल कोर्ट को 3 साल के अंदर में फैसला देना होगा, क्योंकि बहुत देश भर में 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है और लगभग 4.5 करोड़ के आसपास ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है केस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संसद में पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट उसको खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा इसका भारतीय साक्ष्य संहिता यानी BSS, ये वाला आंसर होगा, भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, साक्ष्य संहिता मतलब कि अगर कोई क्राइम होता है तो जो एविडेंस है यानी साक्ष्य है उसको किस तरीके से पुलिस कलेक्ट करेगी और फिर अदालत उसको किस तरीके से उसको क्या नज़रिया पेश करेगी, कैसे कैसे कार्रवाई करेगी। ठीक है, ये है। तो 3 कानून है, आपको ध्यान रखना है। IPC की जगह BNS, फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। CRPC की जगह BNSS, फुल फॉर्म होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट उसकी जगह होगा BSS यानी भारतीय साक्ष्य संहिता। तो ये 3 चीज़ हैं, तीनों चीज़ में बदलाव हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ जो है ना वो उसका जो क्राइम का जो कोड होता है
जैसे 420 हो गया, जो आप जानते हैं धोखाधड़ी वगैरह, तो वो कोई और नंबर बदल गया है, कुछ और नंबर बदल गया। तो आगे आने वाले वक्त में जब ये पूरा डिटेल आएगा तो फिर पता चलेगा, फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा तमाम लॉ के स्टूडेंट को, तमाम वकीलों को, तमाम जजों को, और जो भी आम नागरिक हैं उनको भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? आंसर होगा इसका CISF। ठीक है, CISF। देखिए 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक हो गई थी, तो उस घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। तो CISF अब पूरे सिक्योरिटी का काम करेंगे, उसका फायर विंग भी मतलब उसको भी जिम्मा दिया गया है वहाँ की। ठीक है, इससे पहले क्या था, दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ संसद सुरक्षा सेवा में प्रतिनियुक्त होते थे, यानी डिपुटेशन पे जाते थे और वहाँ रखवाली करते थे। लेकिन अब पूरा काम एक ऐसी एजेंसी को दे दिया गया है जो इस देश में तमाम एयरपोर्ट, तमाम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उन सब की सुरक्षा का काम करती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर होगा अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन। तो जंक्शन किसको कहते हैं? जंक्शन मतलब कि तीन तरफ से अगर ट्रेन की लाइनें आ रही हैं, पटरियां आ रही हैं, तो उसको जंक्शन कहते हैं। और एक तरफ से ट्रेन आई है, दूसरी तरफ से निकल गई, तो उसको स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो 27 दिसंबर को अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन, संसद के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड बना है? तो पूरे एक सत्र में आंसर होगा 146। क्या होगा? 146। तो 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान ये सांसदों को सस्पेंड किया गया है और टोटल जो है ना वो 146 हुआ एक सत्र में। शीतकालीन सत्र ये होगा। ठीक है, अलग अलग समय में इस तरीके से ये सस्पेंशन हुआ है। टोटल 146। अभी इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक दिन में कितने सांसदों का निलंबन 18 दिसंबर 2023 को हुआ, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड बना? एक दिन का रिकॉर्ड है। आंसर होगा 78। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर होते हैं उनको सांसद कहेंगे हम। तो उनका जो एक साथ एक ही दिन में 18 दिसंबर को 78 सांसदों का निलंबन हुआ और ये संसदीय इतिहास का एक रिकॉर्ड बन गया है एक दिन में। ठीक है, और पूरे सत्र में कहेंगे तो 146। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अब वायरस, बीमारी, कोविड-19 इन सब से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं पिछले एक सप्ताह के। और आप देख रहे हैं ये वीकली करंट अफेयर्स। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए हो सकती है। इस ज़रिए आपको अगले एक साल तक का मेंबरशिप प्लान मिलता है, 365 दिनों तक का। नेक्स्ट उसके ज़रिए 2023 का तो PDF मिलता ही है, साथ में अगले एक साल तक आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिल जाते हैं। और वो भी वन लाइनर MCQ नोट्स होता है, और जो डिटेल में डेली के वीडियो में बताते हैं उसका वीडियो लिंक भी होता है। ओके, और साथ में कई तरह के एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज है जिसमें सभी तरह के सब्जेक्ट होते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हेल्पलाइन नंबर भी है, आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और वायरस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा देना, आप शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को। क्वेश्चन होगा, कोविड-19 के नए उप वेरिएंट का नाम बताएं जिसका संक्रमण भारत सहित दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में दिसंबर 2023 में फैल गया। इसका नाम क्या है? JN.1। क्या होगा? JN.1 क्या है ये? तो कोरोना का एक सब वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन आया था ना इससे पहले, जो एक सब वेरिएंट था, उसी का एक वंशज है। ठीक है, और अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में, भारत के कई राज्यों में ये फैल चुका है। हालांकि बताया ये जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा और WHO के द्वारा कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना पिछले कुछ साल पहले हम लोगों ने झेला था 2021 में, उतना खतरनाक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 के नए उप वेरिएंट JN.1 को किस रूप में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है, किस रूप में? आंसर होगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के नए संस्करण।
तो WHO ने पूरी दुनिया के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है ज़्यादा ना जाएं, बंद या दूषित जो या हवा वाले जो क्षेत्र हैं, दूषित हवा वाले, वहाँ पर मास्क वास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग वो सब उसकी सलाह दी गई है। और भीड़ भाड़ वाले बहुत ज़्यादा इलाके में जा भी रहे हैं तो मास्क पहने, ऐसा कहना है WHO का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोविड-19 का किस नए वेरिएंट की वजह से दिसंबर 2023 में भारत के कई राज्यों में खास जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर होगा JN.1, वही आंसर होगा। तो भारत में कर्नाटक, केरल, चंडीगढ़ सहित कई सारे राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हर जगह नहीं। ठीक है, और बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए मास्क पहनना तो अनिवार्य है इन राज्यों में। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने क्लोरफेनिरामाइन मिलेट IP2mg और फिनाइलफ्राइन HCl5 mg के कॉम्बिनेशन वाले सिरप को किस उम्र से कम के बच्चों के लिए खतरनाक माना है? आंसर होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष से कम के लिए ये खतरनाक है ये सिरप। और तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है CDSCO के द्वारा। CDSCO के चीफ कौन होते हैं? चीफ के पद का नाम होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI। अभी कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, तो अब जो सिरप का जो बॉटल होगा उस पर ये लिखा भी होगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को न दिया जाए वरना ये खतरनाक होगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और ये है अपॉइंटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ यानी महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर होगा नीना सिंह। क्या है? नीना सिंह। इससे पहले वो प्रभारी महानिदेशक के रूप में काम कर रही थी, बिहार की रहने वाली हैं और राजस्थान की वो पहली महिला DG भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? नया महानिदेशक। आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह। वो इससे पहले ITBP के डायरेक्टर जनरल थे और एडिशनल चार्ज CRPF का भी था उनके पास, लेकिन अब CRPF का DG बना दिया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राहुल रसगोत्रा। क्या नाम होगा? राहुल रसगोत्रा। ठीक है, IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब उनको बना दिया गया है। इससे पहले राजीव रंजन सिंह और फिर ललन सिंह वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी दिसंबर में ही और नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेते हैं यानी आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भारत पर कुल कर्ज सितंबर 2023 तक बढ़कर कितना हो गया है? आंसर होगा 205 लाख करोड़ रुपए। 205 लाख करोड़ रुपए। और इसमें से भारत सरकार पर कितना कर्ज है? 161 यानी 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। पिछले 9 साल में ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार पर कर्ज 192% बढ़ गया और इसमें देश के और विदेश के दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत इसी रफ्तार से उधार लेता रहा यानी कर्ज लेता रहा तो 2028 तक देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है और ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा? आंसर होगा इसका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये अपनी रिपोर्ट जारी की है, आर्थिक समीक्षा की है भारत की और उसमें ये कहा गया है। हालांकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको खारिज किया है, कहा कि ऐसा अनुमान जो है गलत है क्योंकि ज़्यादातर जो कर्ज लिया गया है मतलब टोटल कर्ज में ज़्यादातर हिस्सा वो रुपए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया? आंसर होगा कतर। कतर की सरकार ने यह काम किया है। पहले 8 पूर्व भारतीय नौसैन्य अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मामला जो है कथित तौर पर जासूसी से रिलेटेड बताया जाता है, हालांकि सरकार ने और कतर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन मीडिया में जो खबरें हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है। तो अब सजाए मौत की जगह भारतीयों को जेल में रहना पड़ेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है।
28 दिसंबर को लेटेस्ट फैसला सुनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत कहेंगे उसको, INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। क्या है? प्रोजेक्ट 15B। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये INS इम्फाल को इंडियन नेवी को सौंपा और ये जो प्रोजेक्ट 15B है उसका ये तीसरा जहाज है ये। ठीक है, इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाले दुनिया के पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम बताएं जो भारत में निर्मित है? आंसर होगा आकाश मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। तो DRDO ने 12 दिसंबर को एक एक्सरसाइज आयोजित किया, उसका नाम था अस्त्र शक्ति। क्या है? अस्त्र शक्ति 2023। तो 12 दिसंबर को ये टेस्ट किया गया और ये सफल रहा है। DRDO ने कहा है कि दुनिया का ये इकलौता ऐसा है जो एक ही फायर यूनिट से निकलकर 4 निकलेंगे और 4 अलग अलग जो टारगेट है उनको नष्ट करेगा। अब दोस्तों इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो आयोजन हुआ है अलग अलग तरीके का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। काशी तमिल संगमम 2.0 का आयोजन कहाँ पर हुआ जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर को वाराणसी में ये 2.0 जो काशी तमिल संगमम है उसका आयोजन हुआ है और 17 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर इसका उद्घाटन किया। अब पुस्तक लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, उसके लेखक का नाम बताएं, क्या नाम है उनका? रघुराम राजन और रोहित लांबा। ठीक है, तो रघुराम राजन और रोहित लांबा ये बुक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप और इन दोनों का फोटो देख रहे हैं। रघुराम राजन ये है, रोहित लांबा ये हैं। तो रघुराम राजन वो अर्थशास्त्री हैं और RBI के पूर्व गवर्नर, और ये रोहित लांबा जो है वो अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF के गवर्निंग काउंसिल की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा वीटा दानी। क्या है? वीटा दानी खेल उद्यमी है और उनको ये मेंबर बनाया गया है और वो पहली महिला मेंबर हैं ITTF गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाली। ओके, पुरुष तो रह चुके हैं, महिला की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर भारतीय ध्वज फहराया है? आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, तो उन्होंने 12 दिसंबर को माउंट विंसन की चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया। 36 ईयर के हैं और केरल सरकार के कर्मचारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में जनवरी 2023 में आयोजित हुआ? आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, 2023 का 2024 में होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के नए अध्यक्ष का नाम बताएं? आंसर होगा संजय सिंह। ठीक है, संजय सिंह। तो अध्यक्ष पद पर उनको निर्वाचित किया गया, हालांकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है इस एसोसिएशन को केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद यानी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद किस खिलाड़ी ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया? आंसर होगा साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? आंसर होगा मिचेल स्टार्क। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क। तो देखिए IPL की नीलामी हुई है 19 दिसंबर को दुबई में और वहीं पर 13 देशों के खिलाड़ियों को उस नीलामी की गई थी। उनमें से कई खिलाड़ी को तमाम अलग अलग टीमों ने खरीदा है। सबसे महंगे मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने इस नीलामी में? आंसर होगा हर्षल पटेल। ठीक है, क्या है? हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? आंसर होगा मल्लिका सागर। ठीक है, क्या नाम है? मल्लिका सागर। तो पहली बार किसी महिला ने भूमिका निभाई, तो नाम आपको ध्यान में रखना है। पहली बार अगर कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। इनका 23 साल का करियर है नीलामीकर्ता यानी ऑक्शनर के रूप में। इससे पहले उन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई थी।
अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य ने पाया है? आंसर होगा हरियाणा। पहला स्थान हरियाणा में पाया है और अलग अलग पूरे लिस्ट देख रहे हैं। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है गुजरात, पांचवा है महाराष्ट्र। ठीक है, और हरियाणा ने टोटल मेडल 105 प्राप्त किए हैं। 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप किस देश की क्रिकेट टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये खिताब जीत लिया है, पहली बार अपने नाम किया है। आयोजन हुआ था दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। लाइक बटन अगर नहीं दबाया तो दबा देना आप, पसंद आ रहा हो तो। क्वेश्चन होगा, किस संगीत समारोह में 1282 यानी 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? आंसर होगा तानसेन संगीत समारोह। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो ये हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, दिसंबर में। तो पीआईबी की ओर से ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि इतने सारे तबला वादकों ने एक साथ बजाया। अच्छा, कई जगह आपको ना 1500 लिखा होगा, तो आप 1500 एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, तो उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें 1282 यानी 1282 ही लिखा हुआ है, तो यही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? आंसर होगा पंडित गणपति भट्ट। क्या नाम है? पंडित गणपति भट्ट। तो 2022 के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र उनको दिया गया है। ओके, और वो किराना ग्वालियर घराने से हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा संजीव। उनको ये अवार्ड मुझे पहचानो एक उपन्यास है ये वाला, उसके लिए इनको चुना गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा नीलम शरण गौर। ये अपन उपन्यास मतलब किस उपन्यास के लिए इनको मिला है? तो रिक्किम इन राग जानकी, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए नीलम शरण गौर को मिला है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। अब एक बार लिस्ट पूरी देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हिंदी में संजीव, अंग्रेजी में नीलम शरण कौर, असमिया में प्रणव ज्योति डेका, बांग्ला में स्वप्नमय चक्रवर्ती, बोडो में नंदेश्वर देमारी, डोगरी में विजय वर्मा, फिर गुजराती में विनोद जोशी, कन्नड़ में लक्ष्मी शाह तोलपाड़ी, कश्मीरी में मंशूर बनिहाली, कोंकणी में प्रकाश एस पणिणकर, मैथिली में बासुकीनाथ झा, मलयालम में ईवी रामाकृष्णन। ठीक है, इसी तरह मणिपुरी में सोरो खईबम गंभिनी, मराठी में कृष्णत खोत, नेपाली में जुधाबीर राणा, उड़िया में आशुतोष परिदा, पंजाबी में स्वर्णजीत सावी, राजस्थानी में गजय सिंह राज पुरोहित, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र, संताली में तारासीन बास्की, सिंधी में विनोद असुदानी, तमिल में राजशेखरन, तेलुगु में टी पतंजलि शास्त्री और उर्दू में सादिक नवाब शहर। इन सबको अवार्ड मिला है और ये दिसंबर में ऐलान किया गया है, तो महत्वपूर्ण है। और जो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से संबंधित जो भाषा है आपकी, तो वो बिल्कुल आप ध्यान रखना अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पेंटोइया टैगोरी क्या है जो दिसंबर 2023 में खबरों में रहा है? आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है ये और इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है पेंटोइया टैगोरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में पूरे साल चालू रहने वाला भारत के का पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर, उसका नाम बताएं। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सर्दियों में भी आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक रिसर्च सेंटर जो भारत का है वो जो चालू रहेगा उसका नाम क्या है? आंसर होगा हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किस द्वीप पर भारत का आर्कटिक रिसर्च सेंटर हिमाद्री अब पूरे वर्ष चालू रहेगा? आंसर होगा न्यू एलेसुंड।
न्यू एलेसुंड, ये नॉर्वे की सीमा में है। नॉर्वे के मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है, लेकिन वो नॉर्वे की ही टेरिटरी होती है वो, ठीक है। तो भारत का आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री पूरे साल वहाँ पर चालू रहेगा। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। किस भाषाई सिनेमा के एक्टर और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन 28 दिसंबर 2023 को हो गया? आंसर होगा तमिल सिनेमा, ठीक है। 71 ईयर के थे, कोरोना पॉजिटिव थे, तमिलनाडु में सुपरस्टार हैं वो। आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य और केंद्र दोनों के। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल निर्माण योजना को मंजूरी दी है दिसंबर 2023 में? आंसर होगा गंगा। गंगा नदी पर ये ब्रिज बन रहा है और दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए ये पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है। और ये दीघा सोनपुर रेल और सड़क जो पुल है, और उसी के पश्चिम किनारे पर समानांतर में ये पुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारिका दर्शन कराएगी? आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात सरकार ने इसके लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड उसके साथ एमओयू साइन किया है और समुद्र के नीचे वहाँ द्वारिका नगरी जो डूबी हुई है ऐसा बताया जाता है, तो वहाँ उसका दर्शन कराएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया है? आंसर होगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के तौर पर जाना जाएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, उसका नाम क्या है, सूरत डायमंड बोर्स, उसका उद्घाटन किया है? आंसर होगा सूरत में, ठीक है। सूरत के जो एक गांव है वहाँ का, उसका नाम है खजोद गांव, तो वहीं पर ये ऐलान किया गया, उसे मतलब उसका उद्घाटन किया गया। काफ़ी बड़ा है ये, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, तो आप समझ सकते हैं। तो 17 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ जो तमाम आभूषण हैं उसका एक ग्लोबल केंद्र होगा व्यापार का। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, फिर विदेश और भी कुछ टॉपिक हैं। क्वेश्चन होगा, किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। क्वाड में कौन कौन मेंबर हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। तो जनवरी में होनी थी क्वाड शिखर समिट, लेकिन चूंकि जो बाइडन वो नहीं आ पा रहे हैं और 26 जनवरी में भी नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से इसको फिलहाल स्थगित किया गया, बाद में आयोजन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? आंसर होगा यूएस कैपिटल हिंसा। देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो लिखा हुआ ना, वो आप समझ लीजिए कि जितने राज्य हैं वहाँ के, जैसे भारत में ढेर सारे राज्य हैं और हर में एक हाई कोर्ट है, तो समझिए वहाँ के जो हाई कोर्ट है ना उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, स्टेट का सुप्रीम कोर्ट, और एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे ही वहाँ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हाई कोर्ट है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह दिया जाता है, उसके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा पाकिस्तान। क्यों? उसका कहना है कि इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसकी वजह से फ़िलिस्तीनियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका कहना है कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं और तो इसी वजह से ये नहीं मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की जिसके राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ न्योता दिया आने का? आंसर का रशिया, ठीक है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर गए थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो उनसे मुलाकात भी हुई। आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्रोटोकॉल के तहत केवल वो अपने समकक्ष यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही मुलाकात करते हैं पुतिन, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत हुई है काफ़ी देर तक और रणनीतियाँ वगैरह बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5 लिथियम ब्लॉक के लिए
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल किस देश के साथ समझौता करने की योजना बना रही है, प्रोग्रेस है उस पर, और उस पर भारत 200 करोड़ रुपए निवेश करेगा। आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, देखिए लिथियम आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना के कैटामार्का, तो वो एक प्रांत है, राज्य है, वहाँ पर 5 लिथियम ब्लॉक की पहचान की गई है। तो वहाँ खनन करना तमाम काम के लिए भारतीय जो कंपनी है काबिल, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। लिथियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखते हुए कि हम बैटरी से अपने वाहन वगैरह चलाएंगे फॉसिल फ्यूल के बदले। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे बैटरी चार्ज करें और फिर वाहन वगैरह चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के बाहर एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ? आंसर होगा इजराइल। ठीक है, 26 दिसंबर की शाम को ये विस्फोट हुआ और एक लेटर भी पाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को निराकागुआ ले जा रहे विमान को किस देश ने अपने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कई यात्रियों को वापस भारत भेज दिया है? आंसर होगा फ्रांस। मानव तस्करी का शक था। दुबई से ये उड़ान भरी थी विमान ने निराकागुआ के लिए, लेकिन बीच में फ्रांस में उसको वहाँ ऑयल लेना और मेंटेनेंस के लिए रुकना था। जब वो वहाँ लैंड किया उसके बाद उसको रोक लिया गया था, इंक्वायरी वगैरह हुई और कईयों को भारत भेज दिया गया है। ठीक है, मानव तस्करी की बात हालांकि फ्रांस ने खारिज किया है, लेकिन यहाँ भी इंक्वायरी उसकी चल रही है। अगला क्वेश्चन, इजराइल और हमास युद्ध के बीच में मध्य पूर्व के किस संगठन ने भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया? आंसर का हूती विद्रोहियों ने किया। भारत आ रहे मालवाहक जो जहाज है, ऑयल टैंकर कहिए उसको, MV केम्प्लूटो और MV साईं बाबा, उस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया ड्रोन से। एक तो बच गया लेकिन दूसरे पर ड्रोन अटैक हो गया, कुछ नुकसान हुआ है MV साईं बाबा पर। ठीक है, और ये सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। अगला क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है चुनाव में, या कहें जीत हासिल हुई है उनको। आंसर का अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस इस्लामिक देश के राष्ट्राध्यक्ष नवाफ अल अहमद अल सबा के निधन पर भारत ने 17 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया और तिरंगा झुका दिया था? आंसर कुवैत। कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष को अमीर कहा जाता है। तो यहाँ के अमीर का निधन हो गया था 16 दिसंबर को और उसके बाद झंडा झुका दिया गया था। भारत ने शोक मनाया था, मित्र देश है इसलिए। अगला क्वेश्चन, कुवैत के नए अमीर का नाम बताएं राष्ट्राध्यक्ष। आंसर का इसका मिशेल अल अहमद अल सबा। मिशाल अल अहमद अल सबा, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। इससे पहले वो कुवैत के क्राउन प्रिंस के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान के सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की? आंसर का इसका हैथम बिन तारिक। क्या नाम है? हैथम बिन तारिक। तो पिछले 26 साल में ये किसी ओमानी शासक की पहली राजकीय यात्रा थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां जा चुके हैं 2018 में। अगला क्वेश्चन, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने MOU साइन हुए हैं? आंसर का 5 MOU साइन हुए हैं। कौन कौन से? तो एक तो संस्कृति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन है, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के क्षेत्र में, तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध, आतंकवाद की फाइनेंस से संबंधित खुफिया जानकारी आदान प्रदान करने का समझौता, चौथा है आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको लाभकारी रोजगार मिलना, पांचवा है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR और ढोपर यूनिवर्सिटी ओमान के बीच में भारतीय अध्ययन या हिंदी भाषा के लिए समझौता पर सिग्नेचर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? आंसर का म्यांमार। इससे पहले जो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश का तमगा था वो अफगानिस्तान के पास था, लेकिन वहाँ तालिबान ने अफीम की खेती पर रोक लगाई है और नतीजा देख रहे हैं कि पड़ोसी म्यांमार
वहाँ पर अफीम बहुत उगाया जा रहा है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC ने ये रिपोर्ट दी है। अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर का वाराणसी में। ठीक है, 18 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। 7 मंजिला है, 20,000 साधक एक साथ बैठ सकते हैं वहाँ पर। और अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज पे पहुँच चुके हैं और क्वेश्चन लेते हैं दिवस से रिलेटेड। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 दिसंबर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में इस दिवस की घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे थे उनकी याद के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 दिसंबर को। 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अलग बांग्लादेश बना था, तो उसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 दिसंबर को। 1961 को पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह का। और डेली का वीडियो भी देखिए और मैराथन अगर आप नहीं देखा है देखिए ज़रूर। और 2023 का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है। ओके, आप ऐप पर जाकर उसको ले भी सकते हैं, परचेज करना होता है, या मेंबरशिप ले सकते हैं आप। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में।